हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइफाई लाइव्स। आई एम समीर चिंचोली, करियर मैथमेटिक्स मेंटर, और आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जेईई मेन 2024 के सारे ही पीवाईक्यूज का डिस्कशन। आपके बच्चों यहाँ पर टोटल 600 क्वेश्चन है जिनको हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जेईई मेन 2025 के 475 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में आए थे उन सभी को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दिया है, जिसके अंदर एक सिंगल पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और वहीं पर मैंने आपको कन्वीनियंस के लिए क्या दे दिया है, उनके वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भी उसी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको कभी भी अगर डाउट आता है आप डायरेक्टली वीडियो लेक्चर्स ओपन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड वही कुछ रिसोर्स हम रेडी करने वाले हैं 2024 के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये आपके, क्योंकि बच्चों जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले कुछ 3-4 साल 5 साल की पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो, देन आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली ऑन द टॉप मानी जाएगी, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि आपके जो पीवाईक्यूज हैं जेईई मेन के वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, एंड बहुत कम बच्चे इतना अच्छे तरीके से उनको डिस्कस कर पाते हैं एंड अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर पाते हैं। सो यू विल डेफिनेटली बी वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस है पीवाईक्यूज के साथ में सारे ही चैप्टर्स को सॉल्व करने का। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे यहाँ पर बच्चों आज के टारगेट होने वाला है, एंड हर बार की तरह हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस के सवाल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंटिटीज वाले जो आपके यहाँ पे चैप्टर है, जिसके अंदर हम साइन ऑफ a प्लस बी, साइन 2 थीटा, इस तरह के फॉर्मुलेस पढ़ते हैं, उन पे 4 ही सवाल देखने के लिए मिले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मेजर आपकी जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की है, एंड दिस सिमिलर ट्रेंड वी हैव सीन इन 2025 आल्सो। सो ट्रेंड ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से जो सिलेबस था उसको रिड्यूस डाउन किया है, लेकिन सवाल तब भी पूछे जा रहे हैं। So you need to basically prepare trigonometric equations as well. And 2024 में एक सवाल properties of triangle पे भी था, जहां पे आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए to solve the question. So ये 15 क्वेश्चंस टोटली आपके इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। ऑलराइट, एंड बिफोर वी बिगिन जल्दी से यहाँ पर कुछ चीजें और पता कर लो। पहले तो YouTube चैनल जिसके ऊपर आप हो, साइफाई लैब्स, उसको सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके ऊपर आपके साथ में यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट में रेगुलरली डिस्कस करते रहूंगा। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ चीजें सीखने में दिक्कत आ रही है, मैंने 100% फ्री जेईई मैथमेटिक्स का रिसोर्स आपके लिए यहाँ पर रेडी कर दिया है। ये क्या है, मेरे पुराने जो लेक्चर्स ऑलरेडी मैं इतने 4-5 सालों से यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, सो अवेलेबल थे। बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी उनको ढूंढने में, तो मैंने एक सिंगल पीडीएफ के अंदर, उस पीडीएफ का लिंक आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं tinyurl.com/freejeimath। मैंने सारे के सारे लिंक कलेक्ट करके आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इसके अंदर जो आपके कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जो वन शॉट्स है, सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस लिंक को आप फॉलो करके अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे लर्निंग में दिक्कत आ रही है तो। और हम कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ साइफाई लैब्स एज वेल। और इसके साथ साथ बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इस लेक्चर को सॉल्व करने के पहले अगर कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है खुद से, मतलब लेक्चर देखने के पहले अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। फिर इस लेक्चर के होने के बाद में जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, जिसके अंदर मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वो सारी चीजें जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी है, जो रिसोर्सेज मुझे आपको प्रोवाइड करना है, वो इस लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो tinyurl.com/समीर जेईई। एक बार ओपन करके देखना, आपको यहाँ पर काफी सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। होपफुली अगर आपको लगता है कोई फीडबैक है इन सब चीजों को लेकर, तो आप एक बार जो है कमेंट्स में बता सकते हैं, और भी इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर करते रहेंगे ताकि आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बेटर होती रहे। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि पिछले 4-5 सालों में जितना यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन ने इंप्रूवमेंट किया है, फ्री रिसोर्सेज यहाँ पर डेवलप किए हैं, मुझे लगता है कि आज की डेट में फ्री भी यहाँ पर बच्चा पूरा पढ़ाई करके अपना जेईई क्रैक कर सकता है। बट द पॉइंट इज कि उसको अवेलेबल इतने इजीली नहीं हो पा रहा है, कोई सिस्टमैटिक तरीके से उसको यहाँ पर जो है सारे रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं। सो इस चैनल के ऊपर मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर रिसोर्सेस प्रोवाइड करें, ताकि आप डिपेंडेंसी बनाकर अपनी यहाँ पर जेईई की पढ़ाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर पाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। अरे हाँ, बिफोर वी स्टार्ट, आपको पता होगा कि मैं साई एआई ट्यूटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसका बीटा वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 3 नवंबर को, एंड कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वेट लिस्ट ज्वाइन कर दी, देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द लिटमस ऐप, उसके ऊपर आपको साई एआई ट्यूटर मिल जाएगा। एंड कई सारे अलग अलग यहाँ पर जो है यूज केसेस हैं जहां पर बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, एंड अपने क्वेरीज तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन लेवल पे सॉल्व करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको लेक्चर को पॉज करके अगर कोई सवाल पूछना है, तो उसी पॉइंट पे यहाँ पर वो एआई ट्यूटर जो है साई नाम से, वो समझ जाता है कि बच्चे का डाउट क्या है और वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। सो इट फील्स लाइक कि आपने यहाँ पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर को भी इंटरेक्टिव बना दिया है। जस्ट लाइक कि आप टीचर को यहाँ पर रोक कर पूछते हैं, वैसे आप साई को यहाँ पर जो है रोक कर पूछ सकते हैं कि अपने डाउट पे एक बार क्लियर कर दें। सो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है आपका एआई टूल हमने डेवलप किया है। इसके बारे में भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और मिल जाएगी, उसको जाके आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। सबसे पहला सवाल जो हम सॉल्व करना चाहते हैं इज दिस, एंड मेरे ख्याल से देखते से पता चल रहा है कि यार कितना चिंदी सवाल है, राइट। अल्फा बीटा आपका 0 और π/2 के बीच में है, और एक कोई इक्वेशन है जो आपको यहाँ पर देख रखी है, एंड सिंपली आपको यही बताना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ tan बीटा है, तो वो समथिंग k जो है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आनी चाहिए। सो इट इज जस्ट अबाउट ओपनिंग द फॉर्मूलेस, है ना, लिटरली दैट इज व्हाट इट इज। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है?
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा यूज कर लिया एंड 2 टाइम्स के साथ में साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर लिया। और अब यहां पर हम अगर चीजें कंबाइन करते हैं तो यहां से साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ में 3 है, यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ में क्या है आपका 2 है। तो जब दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड में आके कंबाइन होंगी तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आके ये बनता है आपके पास में 3 and 2 कैंसिल करके केवल साइन ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ बीटा बचेगा। एंड वैसे ही अगर मैं देखता हूं एक और टर्म, तो आपके पास में कॉस अल्फा साइन बीटा जो है ये 3 टाइम्स है एंड यहां पे -2 टाइम्स है। तो ये जो 3 टाइम्स वाला टर्म में राइट हैंड साइड में पुश करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ में। सो -3 and -2 तो कितना हो जाएगा -5 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपके पास कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। और यहीं पे आपको बस क्या करना है, कॉस अल्फा से डिवाइड करना है, कॉस बीटा से डिवाइड करना है। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा आपका tan अल्फा एंड -5 यहां पर लिखा हुआ है एंड ये कॉस बीटा जब नीचे जाएगा तो साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा आपका tan बीटा। ठीक है ना, तो यही है आपका k का वैल्यू विच इज -5। ठीक है, यही k का वैल्यू है, मतलब आपका यहाँ पे बी आंसर इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जहां पे एकदम पहली ही एक्सरसाइज में साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूलेस ओपन करना सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, tan a दिया है, tan b दिया है, थोड़े से गंदे से दिखने वाले एक्सप्रेशन से बट फर्क नहीं पड़ता। tan c भी देख रखा है, tan c भी आपको देख रखा है और a प्लस बी जो एंगल है वो किसके बराबर है ये हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है ना, सो अब यहाँ पे क्योंकि चीजें tan में है तो ये मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको tan ऑफ a प्लस बी से स्टार्ट करना होगा, है ना। एंड tan ऑफ a प्लस बी के वैल्यू को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना, सो tan a का वैल्यू लिख लेते हैं, tan a का वैल्यू है ऐसा कुछ। ठीक है ना, उसके बाद में tan b का भी वैल्यू लिख लेते हैं, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b। ओके, ये आ गया ऐसा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा √x और नीचे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ध्यान से देखते हो तो √x भी बचेगा और उसके साथ में यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है आपके, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो यहाँ पे अंडर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये x² प्लस x प्लस 1 बचेगा। ये आपने बेसिकली इनपुट में डाल दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे नोटिस क्या कर सकते हैं कि अगर आपको न्यूमरेटर को अच्छे से सिंप्लीफाई करना है देन यू कैन बेसिकली मल्टीप्लाई √x इन न्यूमरेटर एंड √x इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम हो गया, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली आप एड अप कर सकते हैं। राइट, न्यूमरेटर अगर आप डायरेक्टली एड अप करना चाहते हैं तो आपका 1 प्लस x बन चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, सो 1 प्लस x बना है एंड डिनोमिनेटर में कितना आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है आपके पास में एक तो √x है, उसके साथ में अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है ना, ये हो गया न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई करते समय आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लूं और एलसीएम लेके आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि x² प्लस x प्लस 1 है एंड -1 यहां पर हो जाएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा। राइट, सो डिनोमिनेटर में आपके इसमें एक तो रहने वाला है x² प्लस x एंड ये जो एलसीएम आपने लिया है x² प्लस x प्लस 1 ये पलट के ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा मतलब यहां पे आएगा मतलब x² प्लस x प्लस 1। ये इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रैक्शन से डिवीजन होता है, फ्रैक्शन से जो आप डिवीजन कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, x² प्लस x अपॉन x² प्लस x प्लस 1। फ्रैक्शन से डिवीजन का मतलब होता है कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो उसके रेसिप्रोकल से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको नजर आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन में आप यहाँ पे एक बार बस नोटिस करो कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। काफी कुछ कैंसिल हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका x प्लस 1 है ये जो इसके साथ में कैंसिलेशन करेगा तो एक x आपका बचने वाला है यहाँ पे। राइट, उसके बाद में ये जो अंडर रूट है यहां से कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में एक अंडर रूट बचेगा। राइट, सो सिंप्लीफिकेशन के बाद में न्यूमरेटर में एक अंडर रूट है व्हिच इज बेसिकली x² प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर में आपके इसमें x√x बचा है। ठीक है ना, तो ये जो x√x है ये बेसिकली x³ का रूट है, ऐसा आप बोल सकते हो कि x³ का अंडर रूट है। तो आप दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो अंडर रूट को, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1, है ना। समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली आपका x जो लिखा हुआ है उसको भी आप √x का स्क्वायर बोल सकते हो, तो √x का स्क्वायर और एक और √x, तो √x का क्यूब है, तो √x का क्यूब है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अगर उसको भेज रहे हैं तो ये क्यूब बन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे x³ लिखा हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, सो आपका अंडर रूट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो x की पावर -1 बचेगा, फिर x की पावर -2 बचेगा, x की पावर -3 बचेगा। ठीक है ना, ये कुछ आपके पास में जनरेट हुआ है।
राइट, अंडर रूट के अंदर। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पे tan c का वैल्यू देखते हैं तो ये एग्जैक्टली वही है, x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3, और ये भी किसके पावर के साथ में 1/2 पावर के साथ में है, मतलब ये अंडर रूट है। तो ये क्या है एक्चुअली जो इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करवाया है, ये tan c ही है। अब अगर आपका यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी tan c के ही बराबर आया है तो आपका इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, c के ही बराबर होना चाहिए। लिटरली tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ही बस आपसे लगवाया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, इफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/5, इफ x इज इक्वल टू if sin x is equal to minus of 3/5 where x can be in the third quadrant region, then आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है ना। कितना आसान, मतलब यहाँ पर कंपटीशन चल रही है कि नहीं मैं ज्यादा आसान क्वेश्चन बना सकता हूँ, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब बहुत सारे लोग बैठे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के इजी क्वेश्चन बना के लाओ तो सब लोग अपने अपनी साइड से इजी इजी क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं। साइन एक्स का वैल्यू अगर आपका -3/5 के बराबर है तो ये तो पक्की बात है कि आपका जो ट्रायंगल बन रहा है जो इस्तेमाल होगा मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने के लिए वो 3, 5 एंड 4 वाला ट्रायंगल आपका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू नेगेटिव है और ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो कभी भी अगर आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं सो आपका tan वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो tan निकलेगा कितना आपका, tan आपका निकलेगा यहाँ पे 3/4, जिसको आपको पॉजिटिव साइन के साथ में ही इस्तेमाल करना है। लेकिन कॉस वाली वैल्यू इस केस में कैसी रहती है, आपकी नेगेटिव रहती है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पे जब लिखेंगे वैल्यू तो -4/5 के साथ में बस आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट का यहाँ पे डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि अभी थर्ड क्वाड्रेंट में अपना डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है राइट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन को और कॉस को नेगेटिव कर लिया है, दोनों का डिवीजन करके tan जो है वो पॉजिटिव आ गया है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और अपना यहाँ पे आंसर कंफर्म करो कितना है। ये हमें बोल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए 80 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर, tan का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16, ठीक है ना, tan स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस ऑफ क्या करना है, -4/5, बस यही करना है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो आपका फाइनल आंसर क्या बनता है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये अगर अंदर जाता है तो आपके इसमें यहाँ पे 5 मतलब 45 बचेगा, एंड ये आपका प्लस साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से आपके उसमें कितना बचेगा 16, 18, है ना। हाँ, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास में 16 एंड 64। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 109 आपको यहाँ पे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बनना चाहिए, विच इज बी ऑप्शन, ठीक है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कम ही होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में cos 36 और sin 18 की एटलीस्ट जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर सवाल फ्रेम किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको बार बार पुश भी किया जाता है कि आप इनको समहाउ याद करें, ठीक है ना। तो अगर आपको याद है तो केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का ही गेम है फिर से यहाँ पर, राइट। सो हमें क्या दिया गया है, 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 36, 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 36 अब पता ही है। जैसे आपको यहाँ पे कभी भी अगर मिलता है ना cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री, है ना, cos ऑफ 45 डिग्री, तो जितना कंफर्टेबल आप फील करते हो 30, 45, 60 के साथ में, उतना ही कंफर्टेबल 36 और 18 के साथ में भी आपने फील करना चाहिए, बिकॉज दीज आर नोन वैल्यूज, राइट। सो आपको केवल सब्स्टिट्यूट ही करना है। सो √5 + 1/4 इसका वैल्यू होता है, नहीं याद है तो याद कर लो भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर sin 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4, है ना, ये भी काफी अच्छा है, सिमेट्री थोड़ा सा। नीचे अगर हम देखते हैं तो 5 टाइम्स के साथ में आपको फिर से √5 + 1/4 का इस्तेमाल करना है, और यहाँ -3 टाइम्स ऑफ √5 - 1/4 आ रहा है, ठीक है ना। वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, सही जगह पे सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो बस कैलकुलेशन बचता है, 4 तो देखो कुर्बान कर दें सब जगह से। तो आगे आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर क्या है, 3√5 यहाँ से, एंड यहाँ से आपका 5√5, तो टोटल 8√5 हो गया। एंड कॉन्स्टेंट की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर है 3 एंड यहाँ पर है -5, है ना, तो -2 आपके यहाँ पे कांस्टेंट इसका मतलब बन रहा है विदाउट √5 वाला कांस्टेंट। ओके, नीचे अगर यही सेम बात हम देखते हैं तो यहाँ से आ रहा है आपके पास में 5√5, यहाँ से आ रहा है -3√5, तो यहाँ पे 2√5 ही बचेगा बस, ठीक है ना। कांस्टेंट की अगर हम बात देखें तो आपको टोटल 8 कांस्टेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, राइट है, क्योंकि आपका यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी +3 आपका बन रहा है। 2 से कैंसिलेशन एक बार को हम पहले करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो 2 से अगर आप कैंसिलेशन करवाओगे तो आपको यहाँ पे 4√5 मिलता है -1, एंड यहाँ आपको नीचे क्या मिलेगा, √5 + 4, राइट। तो आई गेस वी आर सॉर्टेड। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, c जैसा कोई क्वांटिटी दिया गया है, बाकी √5 वगैरह जो भी है वो सब ऊपर है, राइट। सो क्या करना चाहिए, 4 - √5 से मल्टीप्लाई कर लें,
इसके अंदर 4 माइनस रूट 5 ऊपर एंड 4 माइनस रूट 5 नीचे, ऐसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16 रूट 5, उसके बाद में आ जाएगा आपका कितना 20 माइनस साइन के साथ में 20, ठीक है ना। ओके, अगर मैं फर्दर माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये -4 एंड देन उसके साथ में यहाँ पे प्लस रूट 5, ऐसा हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है। नीचे अगर मैं देखता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 17 रूट 5 बन गया है, -24 बन गया है, और नीचे अगर मैं देखता हूं तो 11 आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द अरेंजमेंट दैट वी आर सीकिंग। एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पूछा क्या गया है कि ए, बी और सी आइडेंटिफाई करके उनका सम आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना। सो आई गेस वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द वैल्यूज, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया है 17, 24 एंड देन 11, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये 11 के साथ में मिलके 28 हो गया है, 28 मतलब 48 हो गया है ना। एंड देन आपके उसमें यहाँ पे फर्दर 52, ठीक है। 52 यहां पर जो है आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। एक बार सारे बच्चे चेक कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे यार सवाल के अंदर भी मुझे लगता है कि इट वाज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। अगला सवाल जो आपका खबर बन रहा है, इट इज व्हाट, इट इज दिस क्वेश्चन, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो टॉपिक अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पहले 4 सवाल आपके यहाँ पे प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट हुआ है डिस्कशन, दैट इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। थोड़े इक्वेशन को नॉलेज यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ए क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए के लिए कोई एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले वो काम करते हैं, लेट अस टेक cos 2x एंड 7 साथ में, ठीक है। ये 7 को मैं इस तरफ भेज रहा हूं इसके साथ में, और ये ए वाला टर्म उस तरफ भेज रहा है। तो ए कॉमन निकाल के हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स। यहां तक बढ़िया लग रहा है, कोई खास काम नहीं किया, क्योंकि मैं ए तक पहुंचना चाह रहा हूं ना। ए निकालूंगा, एक की जब एक्सप्रेशन में देखूंगा तभी तो यहां पर बता पाऊंगा कि वो कहां से कहां तक हो सकता है। सो इस टर्म से यहां पे डिवाइड कर देते हैं। सो ए के साथ में यहां पर जो डिवीजन आ रहा है, दैट इज बेसिकली cos 2x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। ऐसा आपको यहां पर ये रेशियो क्रिएट हुआ है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस। सो एक काम करते हैं, इसको हाफ एंगल में चेंज करके देखते हैं, और कौन सा वाला हाफ एंगल डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो साइन का हाफ एंगल है वो हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स। सो आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, नीचे है 2 माइनस साइन एक्स। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं। इस बारे में सोचें सारे बच्चे, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो मुझे यहां पे क्योंकि क्या मिलेगा, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है मेरे पास में 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में अप्लाई किया तो ऐसा आपका यहां पे स्प्लिट हो गया, और यहां पे चीजें कैंसिल करके आपको क्या मिल रहा है, 4 प्लस 2 साइन एक्स। ये एक्सप्रेशन काफी कंफर्टेबल एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है ए के लिए। तो अब साइन एक्स की वैल्यू कम से कम अगर करना है तो -1 करो। ये अगर -1 करते हैं तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आती है 2, और अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो 1 कर सकता हूं, तो ये सिंप्लीफाई करके आता है 6, है ना। तो आपका इसका मतलब जो ए बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक करेगा, 2 से लेकर 6 तक बिलोंग करेगा, ये हमें पता चला, ठीक है। और यही आपकी क्या है, इसका मतलब प्योर क्यू के वैल्यूज है। अब आर उसने एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी कैलकुलेट करवानी है यहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का फिर से बहुत ही शानदार एंड बहुत ही यूज्ड आपका यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन है। यूज्ड बहुत ज्यादा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार किन चीजों को क्लब करने से फायदा मिलेगा। तो आपके पास में यहाँ पे tan ऑफ 9 डिग्री है, उसके साथ में आप जो बचा हुआ है उसको cot ऑफ 9 डिग्री बोल सकते हैं क्या। ये जो tan ऑफ 81 डिग्री है इसको आप क्या बोल सकते हैं, cot ऑफ 9 डिग्री बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या है बेसिकली 90 माइनस 9 डिग्री था। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। एंड वैसे ही यहां पर भी हम अपना काम करना चाहेंगे, ठीक है ना। ये जो बेसिकली cot ऑफ 63 है इसको मैं tan ऑफ 27 बोलना चाहूंगा, और नीचे अगर tan ऑफ 27 है तो वो पलट के अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, cot ऑफ 27 लिखा जाएगा, समझ रहे। सो हम यहाँ पर इन दोनों को तो साथ में लिखे ही हैं। अब अगला वाला भी हम यहाँ पे टर्म साथ में लिखना चाहते हैं, दोनों के अंदर माइनस साइन है, दोनों की माइनस साइन कॉमन निकालनी है। तो ये tan ऑफ 27 डिग्री एंड देन उसके साथ में cot ऑफ 27 डिग्री ही बना है।
फिर से सोचो कैसे बना है। पहले हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया, इसको tan of 27 लिखा। अब ये अगर आपका tan of 27 है, मतलब 1/tan हो गया, तो ये cot of 27 हो गया, जिसको हमने यहाँ पे cot of 27 लिखा है। ठीक है, वंस दिस इज डन, तो आप यहाँ पे अपने साइन कॉस में चीजों को चेंज कर सकते हैं। साइन कॉस में चीजों को चेंज करके देखो कितना इजीली सिंप्लीफाई होगा। साइन ऑफ 9 डिग्री, कॉस ऑफ 9 डिग्री, एंड उसके साथ में कॉस ऑफ 9 डिग्री एंड साइन ऑफ 9 डिग्री। ये हो गया आपका पहला वाला ब्रैकेट। और ऐसे दूसरे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया साइन ऑफ 27 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 27 डिग्री एंड प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 27 डिग्री और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 27 डिग्री। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है हमें कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, विच इज गोइंग टू बी 1। समझ गए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे आपस में यहाँ पे साइन 9 डिग्री एंड कॉस 9 डिग्री आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, विच इज 1। एंड नीचे अगर आप देखें तो आपके उसमें फिर से साइन और कॉस आ रहा है। अब साइन और कॉस अगर आपको पास पास दिखाई देता है तो ये बट ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलेगा। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये बेसिकली मल्टीप्लाई एंगल में चेंज हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। सो व्हाट वी जनरेट फ्रॉम हियर, ये हो जाएगा आपके इसमें 2/sin 18 डिग्री। अगेन इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है आपके एकदम से दिमाग में होना चाहिए अवेलेबल डेटा। और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 54 डिग्री। नाउ साइन ऑफ 54 डिग्री सेम एज कॉस ऑफ 36 डिग्री। तो सेम वैल्यू यहां पर आपको इस्तेमाल करनी है जो कॉस ऑफ 36 के लिए आप यूज करते हो। एंड 18 वाली तो वैल्यू अभी हमने यूज करी थी। ठीक है ना। सो 2 अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा, √5 -1/4 ये हो जाएगा। एंड -2 टाइम्स यहां पर आ जाएगा √5 + 1/4। राइट, अगेन व्हाट इज द थॉट, साइन ऑफ 54 एंड कॉस ऑफ 36 सेम होते हैं। राइट, सो आपका यहाँ पे √5 + 1/4 ही वैल्यू क्रिएट होता है। राइट, सो नाउ इट इज जस्ट अबाउट सिंप्लीफिकेशन। एंड रिजल्ट क्या है एक्चुअली आपका P × Q × R करके आपको फाइनल आंसर बताना है, दैट्स फाइन। सो आपका जो R का वैल्यू है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 बनेगा, ये भी 8 बनेगा, 8 कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर 1/√5 -1 एंड -1/√5 + 1 ऐसा बचेगा। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो √5 + 1 -√5 -1, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो √5 + 1 एंड देन -√5 + 1 ऐसा बनेगा। और नीचे a² - b² आएगा तो नीचे 4 बनेगा। राइट, सो यहाँ से √5 आपका कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लें सारे बच्चे। √5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 2 बनेगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करके आपका ओवरऑल वैल्यू 4 बन रहा है। किसका, R का। R का ओवरऑल वैल्यू 4 है। ठीक है, बस P, Q एंड R सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। सो फाइनल रिजल्ट बेसिकली जो एक्सपेक्टेड है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है ना। Therefore, P × Q × R is basically 2 × 6 × 4। 48 आपके यहाँ पे फाइनल आंसर बनना चाहिए। 48 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन दे रखी है जिसके 7 सॉल्यूशंस आपको चाहिए। एक इक्वेशन है 2 tan² θ - 5 secant θ = 1 has exactly 7 solutions in the interval 0 से लेके n π/2। तो n का वैल्यू आपको निकालना है और आगे फिर एक सिग्मा भी कैलकुलेट करना है। राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व अगर करना है तो एक तरीका तो हम क्या अपना सकते हैं यहाँ पे कि जो tan² है उसको सबसे पहले secant² में चेंज करते हैं, क्योंकि आपके पास में अगर एक सिंगल वेरिएबल होगा तो ही तो आप इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो लेट secant भी दैट सिंगल वेरिएबल जिसमें हम काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास में इक्वेशन है। 1 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ चुका हूं, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में बनाना चाहता हूं बेसिकली। ठीक है ना। सो यहां पर क्या आ जाएगा, secant² θ -1 आ जाएगा। राइट, सो क्या बनेगा यहां से 2 secant² θ, उसके साथ में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 इसके साथ में मिलकर -3 हो जाएगा। तो -5 secant θ एंड देन -3 = 0। ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। तो 2 secant² θ -2 secant θ -3 secant θ -3 = 0। तो यहां से आप 2 secant θ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या मैंने स्प्लिट सही किया है? नहीं, मुझे यहाँ पर जो है -6 चाहिए। राइट, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +6 आता है। इसका स्प्लिट आई गेस ऐसा होना चाहिए कि इसको रख सकते हैं हम माइनस के साथ में 6 और इसको रख सकते हैं -1 डायरेक्टली। ठीक है ना। अब एक बार जो है ट्राई करते हैं यहाँ पे चीजें कॉमन निकालने का। इज दिस फाइन, माइनस के साथ में और इसको प्लस के साथ में। हाँ ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यहाँ पर मैंने किस तरह से स्प्लिट किया एक बार फिर से आप देख लें ध्यान से।
आपके यहां से क्या कॉमन आता है, आपके यहां पे 2 सीकेंट थीटा कॉमन आता है, एंड यहां से आप केवल 1 को कॉमन निकालेंगे, ओके। एंड बचेगा कितना आपके पास में, बचेगा आपके पास में यहाँ पे अंदर दोनों ही तरफ सीकेंट थीटा माइनस 3। तो सीकेंट का वैल्यू या तो -12 एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर 3 एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप -12 एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं, सीकेंट का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ा या फिर -1 या -1 से छोटा होता है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी अज्यूम नहीं कर सकता। तो एक ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि सीकेंट की वैल्यू आपको कितनी चाहिए, ये आपको 3 के बराबर चाहिए। और सीकेंट के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि मतलब कॉस की वैल्यू आपको 1/3 के बराबर चाहिए, ठीक है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल था। स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से आपको यहाँ पर जो है 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही थी, ठीक है ना। तो ऑल आई वांट इज कि कॉस की वैल्यू 1/3 होना चाहिए। ये जो इसने पहली वाली मेहनत करवाई है वो यहां तक आके बेसिकली अभी कंप्रेस हो चुकी है, राइट। अब मुझे यहां पे देखना है कि अगर मुझे इस इक्वेशन के 7 सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब मुझे इस इक्वेशन के 7 सॉल्यूशंस चाहिए, सॉल्यूशन क्योंकि यहीं से निकल रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन के 7 सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे एग्जैक्टली क्या क्या सॉल्यूशंस आए उससे मतलब नहीं है, कितने सॉल्यूशंस आए उससे मतलब है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कॉस का एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सो कॉस के ग्राफ में कितने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे पता नहीं, हाँ थोड़ा ज्यादा चक्कर बना लेते हैं। तो एक चक्कर कंप्लीट 0 से लेके 2 पाई, फिर ये दूसरा चक्कर, फिर ये तीसरा चक्कर, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ। तो ये आपका कौन सा रीजन है, ये 2 पाई वाला रीजन है, ये आपका 4 पाई वाला रीजन है, ये आपका 6 पाई वाला रीजन है, ठीक है ना। देखते हैं हमें कहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी फॉर 7 सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस कैसे देखे जाएंगे, हमने LHS का ग्राफ बना लिया है, cos थीटा का ग्राफ बना लिया है, अब हम 1/3 का ग्राफ बनाएंगे। तो 1/3 का जो ग्राफ होगा वो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y = कांस्टेंट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो आपको ये नोटिस करना है कि ये कहां कहां कट करता है आपके कॉस के ग्राफ को, जहां जहां कट करता है वही आपके सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा और आगे जाना पड़ेगा मुझे, ओके मुझे और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तब जाके 7 सॉल्यूशंस मुझे दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहां तक गए हम लेटर से 8 पाई तक का ग्राफ अभी मैंने बना लिया है, बट नाउ बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, 8 पाई तक पूरा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे यहां पर 7 सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक बेसिकली मैंने अपना एनालिसिस करना चाहिए। अब यहां तक अगर मुझे अपना 7 सॉल्यूशंस का अगर रीजन चाहिए तो मैं कहां तक अपने ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूंगा, कम से कम 0 से लेके n π/2 तक मुझे ड्रॉ करना है, एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n के ऊपर मुझे यहां पर फोकस करना है। मतलब मैं छोटे से छोटा इंटरवल लेना चाहूंगा जिसके अंदर ये कंप्लीटली हमें 7 सॉल्यूशन दे देता है। सो यू कैन सी कि मैं 6 पाई तक तो नहीं रुक सकता था, इसके पहले हम 6 पाई तक ही रुके थे बाय चांस, है ना। तो 6 पाई तक मेरे पास में कितने 6 ही सॉल्यूशन आए थे, मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ा तब जाके 7 सॉल्यूशन भी मुझे मिला। तो 7 सॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए आपको यहां तक का ग्राफ तो देखो बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं पर्टिकुलरली यही वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि ये जो भी है ये π/2 का ही कोई मल्टीपल आने वाला है, ये π/2 का ही कोई मल्टीपल आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज कितनी है, ये बेसिकली 6 पाई के भी आगे π/2 जाके आ रहा है, 6 पाई प्लस π/2 है ये, विच इज बेसिकली 13 π/2। मतलब ये क्लियर है कि आप 0 से लेके 13 π/2 तक अगर जाते हो तो आपको 7 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मतलब n का वैल्यू कितना हम कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे 13। यहां तक आके आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो चुका है खत्म, राइट। यही आपका सवाल होता तो भी चल जाता, ये अपने आप में ठीक ठाक सवाल था। आपने यहां पर पहले फैक्टराइजेशन से ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपने n आइडेंटिफाई किया, और इस तरह के सवाल जेईई मेन में पहले आ भी चुके हैं और आते रहेंगे। लेकिन इसके बाद में इन्होंने जो किया है वो और बड़ा धोखा है, क्योंकि इसके बाद में जो इन्होंने यहाँ पे सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो एक्चुअली एक AGP क्रिएट करके आपको दे रहा है, और AGP फिर से इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सो 2024 का आपका सवाल है ना, यहाँ पर भी एक्चुअली उन्होंने नहीं पूछना चाहिए था बट पूछा है। चलिए तो हम यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। AGP को सॉल्व करना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें n का वैल्यू 13 पता चल चुका है। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर जो सिग्मा है s वो क्या जाएगा, k की वैल्यू 1 से लेके n तक मतलब 13 तक जाएगा, एंड k अपॉन 2k मैं सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो s को अगर मैं एक्सपांड करके लिखता हूं तो 1 डाल के 1/2 फिर 2/2, ऐसा करते करते कहां तक जा रहे हैं हम, और 1-2 टर्म्स लिख लेते हैं चलो। 3/2, 4/2, और ऐसा करते करते हम जा रहे हैं 13/2 तक, राइट। फिर AGP को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है कि जो भी कॉमन रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 1/2 कॉमन रेशियो यहाँ पे है ना,
ये जो ऊपर चल रहा है तो एपी है 1 2 3 4 5 6 up to 13, लेकिन कॉमन रेशियो जो आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर आप चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों ही साइड, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये s/2 हो जाएगा, 1/2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 बनेगा। तो इसकी जोड़ी 2/2 के साथ में अच्छी लग रही है, इसलिए एक डब्बा आगे शिफ्ट करके हम अपना काम करेंगे, एक जगह खाली छोड़ के हम यहां पर आगे से अपनी इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको भी अगर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं हाफ के साथ में तो ये 2/2 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3/2 बनेगा, एंड थिंग्स विल गो ऑन। और इसके पहले वाला जो टर्म था वो 12/2 बनेगा, एंड ये खुद क्या बनेगा 13/2 बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमने यहां पर, क्योंकि अब एक जगह आगे कर दिए तो ये खाली डब्बे के नीचे आ चुका है, राइट। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर आपका s/2 बनेगा, यहां पर आपका इसमें 1/2 बन रहा है, यहां पे 1/2 स्क्वायर आ रहा है, यहां पे 1/2 क्यूब आ रहा है। ऐसे करते करते यहां तक की जो कहानी है 1/2 के बाद 13, ये तो ठीक है, लेकिन नथिंग में से आपने अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो -13/2 भी आपको मिलेगा, सही है। ये आपने सब्ट्रैक्शन करा लिया। अब आपका यहां पर जो कैलकुलेशन हो देखो कैसे निकलेगा, s/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आपका एक प्योर जीपी बन गया है ना, एज एक्सपेक्टेड हर बार ऐसे होता है। तो a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो गया है, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 है, वो भी 1/2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 2 भी उस तरफ हम मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में लेके जाना चाहेंगे। और साथ साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है आगे, और भी आपका एक टर्म लिखा हुआ है विच इज -13/2 ठीक है ना। तो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जाता हूं तो मेरे पास में क्या बन रहा है, यहां पे बेसिकली 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, यहां पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 की पावर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। एक 2 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और एक 2 यहां से भी आपका कैंसिल होगा तो ये -13/2 बनेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहां पे सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन चाहिए कैसे आपको, है ना, किस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए वो देखने से फर्क पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली अगर एलसीएम लेते हैं 2/13, है ना, 2/13 अगर मैं यहाँ पे नीचे लेता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/14 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ साइन नहीं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 13 ही रहने वाला है। तो ये कितना आ रहा है 1/2 के साथ में 2/14 - 15, ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। 1/2 उसके बाद में 2/14 - 15, है ना, मतलब डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉलोड बाय सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इस तरह से आपके यहाँ पर सवाल स्ट्रक्चर्ड था, सवाल ठीक था। अभी तक जो हमने यहाँ पे सवाल सॉल्व किए उनके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा समय हमें डेफिनेटली लगा है एंड टू एंड इसको डिस्कस करने में, नंबर ऑफ स्टेप्स भी इसके अंदर थोड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यहां क्या बोला जा रहा है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर आपका अल्फा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आप थीटा निकालते हो वो अगर अल्फा है तो tan अल्फा का वैल्यू आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो थीटा के बहुत सारे कुछ आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ आंसर्स आपके इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, जो आंसर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा उसको मैंने अल्फा बोला है। एंड देन हम आगे चल के tan ऑफ अल्फा रिपोर्ट करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली अल्फा नहीं एंगल की दिखाएंगे तो काफी गंदा सा आएगा। एक्चुअली वैल्यू भी कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही, यहाँ पर वैल्यूज देख के पता चल रहा है, बट tan अल्फा इसने पूछा है। तो कभी भी आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं जहां पर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आइडेंटिफाई करके बताना है, बेटर ये होता है कि आप अपनी इक्वेशन को ही उस रेशियो के फॉर्मेट में चेंज करें। अब एक थॉट जो यहां पर आता है वो ये है कि हम साइन और कॉस को दोनों को ही हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका बेस्ट थॉट तब है जब आपको पूछा भी tan α/2 जाए। अगर tan α/2 आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे कॉस और साइन के हाफ एंगल फॉर्मेट अगर इस्तेमाल करते हैं, आप डायरेक्टली tan θ/2 ही जनरेट कर जाओगे, तो वहां से tan θ/2 निकालना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपसे tan अल्फा पूछा है तो बेटर ये होगा कि आप tan थीटा में ही अपनी इक्वेशन क्रिएट करें, और वो क्रिएट की जा सकती है कैसे, स्क्वायरिंग की मदद से काफी इजीली क्रिएट की जा सकती है। आप यहाँ पर क्या करो, पहले तो cos से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को अगर आप cos से डिवाइड करते हो तो आपका इसमें कितना आ जाएगा 4 एंड प्लस 5 tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ऐसा आ रहा है। दोनों साइड मैंने cos से डिवाइड कर दिया। अच्छा, हम जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक्सपेक्टेड से ज्यादा आते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर जो है एंड में आके अगर मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट करोगे, तो अगर मैं स्क्वायरिंग वाले मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं कौन से सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करूं, कौन से सॉल्यूशन को रिजेक्ट करूं, वो भी इस सॉल्यूशन में आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायरिंग का टेक्निक हम यूज करना चाहते हैं।
इस साइड भी स्क्वायरिंग कर लिया, इस साइड भी स्क्वायरिंग कर लिया, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास में 16 आ जाएगा, 25 tan स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एंड 40 tan थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो सीकेंड स्क्वायर बना है इसको हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इसको हम हटा के बेसिकली 1 + tan स्क्वायर करना चाहते हैं ना, इसको हटा के इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये 1 + tan स्क्वायर है तो आप यहाँ पे इसको इसके साथ में सॉल्व करोगे तो आपके इसमें क्या इक्वेशन फाइनली बनती है, तो आपका 25 tan स्क्वायर है और वहां से tan स्क्वायर है, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 24 tan स्क्वायर थीटा आपका बचेगा। उसके साथ में tan थीटा में तो कोई बदलाव नहीं है, प्लस 40 tan थीटा आपको मिल रहा है। एंड देन अगर मैं वैल्यू देखता हूं कांस्टेंट की, तो यहां से 16 और वहां से आपके पास में 1 है, तो 15 आपके पास बचा है, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ tan। और यहां से जो मैं tan के लिए सिंप्लीफाई करूंगा वो क्या होना चाहिए आपका, वो एक्चुअली अल्फा ही होना चाहिए। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसी को अल्फा बोल रहे हैं ना। बस ये देख लेंगे कि यार वो जो आपका बिलोंग करता है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करने वाला अल्फा की मदद से जनरेट होने वाला वैल्यू है कि नहीं, है ना, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधे सीधे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि अंडररूट वगैरह में कोई आंसर आपका बन रहा है। अब अंडररूट के अंदर अगर आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से तो शायद नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करने के पीछे पड़ जाते हो ऐसे सिनेरियो में। तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना आता है, -b + √b स्क्वायर -4ac b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ऐसा हमारे पास में अभी यहाँ पर वैल्यू बना है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं कि कुछ चीजें कॉमन निकाल के अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो पहले करवा लेते हैं। जैसे एक चीज तो मैं डेफिनेटली कॉमन देख पा रहा हूं निकलते हुए, विच इज 16 अगर कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 16 यहां पर भी 16 यहां पर भी, तो 4 बाहर आएगा, तो 4 से एक बेसिक लेवल पे कैंसिलेशन भी बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, -40 है, एंड 4 अगर बाहर निकाला है तो अंदर आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पे 16 अगर निकाला है यहां से तो 100 बचेगा, एंड यहां से अगर 16 निकाला तो सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक 4 यहां से, एक 4 यहां से, तो यहाँ पे 6 बचा, 6 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 90 बचा, ठीक है ना। और नीचे आपके इसमें कितना है, नीचे आपके इसमें यहाँ पे 2 के साथ में 24 है ना। तो 4 का कैंसिलेशन बाहर भी हो जाएगा और अंदर भी आपका √10 वाला टर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वैसे कुछ चीजें ऑप्शन में भी दिखाई दे रही है ना। 4 के साथ कैंसिलेशन कराते थे, यहाँ पे -10 बनेगा, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ में √ के अंदर 10 आ रहा है, एंड नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 4 के साथ में कैंसिल करा के 12 आ रहा है। तो ऐसा कुछ आपके इसमें एक्सप्रेशन बच रहा है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज दैट वी नीड टू डिसाइड कि यार इनमें से कौन सा आंसर हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, -10 प्लस √10/12 इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर -10 माइनस √10/12 इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात तो वैसे यहां पर एक बहुत ही बेकार सा लॉजिक जो आप दे सकते हो वो क्या है कि अरे यार ये माइनस माइनस वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये माइनस और प्लस वाला ऑप्शन नहीं, तो उसी को सिलेक्ट करके यही आंसर है ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना, राइट। यही वाला आंसर है √10 - 10/12। को यहाँ पर इस तरह से भी बहुत ही क्रूड लॉजिक की मदद से यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपका सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल होता है यहाँ पे, राइट। तो उसको कैसे आप यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं वो यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में ऐसा अच्छा क्वेश्चन आए थोड़ा सा, राइट। सो उस पॉइंट पे आपको क्या देखना होता है कि यार ये जो येलो कलर से लिखी हुई इक्वेशन है, बिफोर वी डिड स्क्वायरिंग, ये जो येलो कलर से आपकी लिखी हुई इक्वेशन है, क्या उसके अंदर आपका ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगा क्या। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 के साथ में आपने क्या लिखा है, +5 टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू जब आप ये वाली डालते हो ना, -10 माइनस √10/12, स्क्वायरिंग के पहले की बात कर रहा हूं, स्क्वायरिंग के पहले की बात मतलब कौन सी, इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप इस सिनेरियो में, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन थी, स्क्वायरिंग के बाद में ये बना है जिसकी वजह से आपके पास में ज्यादा सॉल्यूशंस आए हैं, तो जब आप ये माइनस वाला वैल्यू इसके अंदर डालते हो तो आपका LHS एक नेगेटिव क्वांटिटी बनेगा। क्या बनेगा, LHS एक नेगेटिव क्वांटिटी बनेगा इस इनपुट के लिए। अब LHS अगर आपका नेगेटिव क्वांटिटी बना है तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि आपका अल्फा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है, अगर आपका अल्फा -π/2 से लेकर π/2 के बीच का होना चाहिए तो सीकेंड का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए था। इस इंटरवल में सीकेंड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है -π/2 से लेकर π/2 के इंटरवल में। तो LHS नेगेटिव अगर हो गया तो आपका मतलब थीटा यहां पे मिसमैच करेगा, है ना। तो ये इनपुट आपका एक्चुअली सही नहीं माना जा सकता, इसलिए आप यहां पे इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स आवर C एज द करेक्ट आंसर, समझे ना।
स्क्वायरिंग के पहले जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन थी वहां से आपको क्या करना है, बेसिकली रिजेक्ट करने वाला काम करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्या दिया है, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज व्हाट। ओके, सो आपके इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को साथ में तो हम सॉल्व नहीं ही कर सकते हैं, तो कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। आपको यही से कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि भाई अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहता हूं, एंड सम ऑफ सॉल्यूशंस मतलब मुझे एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि यार वैल्यूज क्या है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तभी ग्राफिकली कुछ ना कुछ अप्रोचेस निकल कर आती हैं, लेकिन सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज भी दिखाई दे रही होंगी शायद, राइट। सो उसके लिए तो मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा होगा, इस बात का कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए, राइट। एंड नाउ इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो मैं क्या ही सोच सकता हूं यार। एलएचएस को पकड़ के सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि देखो एलएचएस में ना न्यूमरेटर में पहली बात तो cos 2x कॉमन आ रहा है। cos 2x अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3 प्लस cos स्क्वायर 2x बचेगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये आपका कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका हो जाएगा a माइनस बी, यानी ये किसका क्यूब है, ये इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब है, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, सॉरी इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर मैं यहां पर करता हूं तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4। ये आपका बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन बना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि जो पहला ब्रैकेट है ये तो cos 2x ही है ना, ये जो पहला ब्रैकेट है ये cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है आपका, तो ये दोनों तो सीधे सीधे ही कैंसिल हो जाएंगे, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं करने का, राइट। एंड कैसे करेंगे एक बार सोचो जरा। अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूं तो इन दोनों को मिला के ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर वाले टर्म्स की मदद से इसको लिखने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, एंड नीचे आ जाएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है ना, ये अलग से लिखा हुआ था। लेकिन अब मुझे बताओ कि मुझे और क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में साइन की पावर 4 आता है, मुझे चाहिए। इसको ओपन करता हूं स्क्वायर करके तो कॉस की पावर 4 आता है, मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां ओपन करता हूं तो एक्स्ट्रा टर्म आती है मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो मुझे सबट्रैक्ट भी करा के रखना पड़ेगा क्योंकि वो टर्म मुझे नहीं चाहिए थे जो यहां से एक्स्ट्रा आ रही है। सो माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर है तो इसके साथ में मिलकर कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम है वो -2 टाइम से दोनों कैंसिल होंगे, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका यहां पे बचेगा। कितना बचेगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा सिंपली, ये आपका कितना है 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो बस यही काम आपको अच्छे से अब यहाँ पे करना था। एक काम और आप यहाँ पे कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी एक छोटा सा काम कर सकते हैं। ये जो आपका कॉस स्क्वायर है इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको साइन स्क्वायर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 के साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब बताओ क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में हाफ एंगल में चेंज करके आपको फायदा मिलने वाला है। न्यूमरेटर में अगर आप हाफ एंगल में चीजों को चेंज करते हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 4 आ गया है, 3 और 1 मिलके 4 आ गया है, ठीक है ना। माइनस हाफ एंगल में अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर यहां पे बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा, और नीचे आपके इसमें क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। सो अगर आप न्यूमरेटर से 4 कॉमन निकालते हो तो बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर से 4 कॉमन निकाल के आपके इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही मिल रहा है आपको, ठीक है ना। और नीचे अगर आप देखते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही है। तो यहां से हमें पता ये चला कि जो आपका LHS है वो तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपका जो LHS है वो तो आ जाके 4 ही बनेगा, आप चाहे जो भी यहां पर जो है इनपुट डालो फर्क ही नहीं पड़ता, ये 4 ही बनेगा हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ऑलराइट, सो एक बार आपने ये अगर आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका 4 बनेगा तो आपको अब यहां पर अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर समय कोई टेंशन ही नहीं लेना, मतलब ये आपको एक क्यूबिक की तरह नजर आएगा। सो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आएगा, ये हमें पता चला,
ठीक है ना। देयरफॉर द इक्वेशन दैट वी हैव टू सॉल्व इज बेसिकली 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6। ये बात समझ में आई ना, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों था कि कुछ अच्छा आएगा, क्योंकि अदरवाइज आप आगे सॉल्व कैसे करोगे, आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। आप अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, अलग से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों साथ में आ जाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व वाला सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। जहां पे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता चले वो मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब क्यूबिक को सॉल्व करने में देखो दिक्कत ये होती है कि हमें एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता है, बट हिट एंड ट्रायल से फिर से यहाँ पर जो है कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीधे सीधे -1 डाल के आपका काम चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। -1 अगर आप इस अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1 डालोगे तो ये 0 सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, राइट। मतलब अगर -1 डाल के -1 डालकर अगर आपको यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए वैल्यू दिखाई दे रही है, मतलब x + 1 उसका फैक्टर होना चाहिए। x + 1 इसका फैक्टर है, अगर आपने -1 डाल के इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये आइडेंटिफाई किया है तो, ठीक है ना। सो बस आपके यहाँ पे काम क्या है, अब x + 1 की मदद से आप यहाँ पे एक्सप्रेशन क्रिएट करने की ट्राई करो। सो एक्स क्यूब क्रिएट करने के लिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब क्रिएट हो गया। लेकिन अब उसके साथ में प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, आपको तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे -2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहां से एक्स स्क्वायर यहां से -2x स्क्वायर मिलके -x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब आगे -2x आया है, आपको चाहिए नहीं था, तो आपको यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, +2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2x यहाँ से +2x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। एंड लकीली देखो आपका यहाँ पे क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, किस्मत अच्छी है, तो आपने यहाँ पर +2 भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया है। फैक्टर था ये, इसलिए फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। बट नाउ यू कैन सी प्रीटी क्लियरली कि यार ये क्या है, बेसिकली ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर + 1। तो आप यहाँ पे रूट्स की बात करते हैं तो यहां से आपके उसमें फर्दर कोई रूट नहीं आएगा, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव वाला ब्रैकेट है। समथिंग स्क्वायर + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x की चाहे जो वैल्यू डालो, ये 0 नहीं होने वाला, 0 मतलब केवल यही होगा। तो रियल रूट आपके पास में केवल 1 है, और अगर एक ही रूट है तो सम का आंसर भी उतना ही आएगा। ये चीज भी जो है बहुत बार हमने क्लास में भी आपके साथ में डिस्कस करी है, राइट, कि होता है ऐसा। सामने वाला पूछने वाला सम वगैरह इसलिए पूछता है कि बच्चों को देख के लगना चाहिए कि शायद मल्टीपल आंसर आ रहे होंगे तभी तो सम पूछ रहा है। सो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे सम ऑफ रूट्स में यहीं से कैलकुलेट करके बता देता हूं। सम ऑफ रूट्स अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा आपका आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का अगर यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई करते हो तो वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये नहीं देखता कि आप सम ऑफ रूट्स जो मांग रहे हैं वो रियल रूट्स का सम पूछ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स का सम पूछ रहे हैं, या वो सारे के सारे रूट्स का सम बता देता है। तो इसके सारे के सारे रूट्स का जो सम है, जब आप बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स भी मिला लेते हो तो +1 आता है, समझे। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व नहीं करना है ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर केवल सम देख के ये विश्वास नहीं कर लेना है कि क्यूबिक के यहाँ पर जो है 3 रूट्स आएंगे उनका सम पूछ रहा है, रियल रूट का सम पूछ रहा है। द सम ऑफ द सॉल्यूशंस वेयर x बिलोंग्स टू रियल ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, है ना, क्योंकि रियल के लिए सवाल पूछा है तो केवल रियल रूट का ही सम आपको बताना था। आई होप आप ये समझ पाए हैं कि कितना बड़ा ट्रैप था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, कोई तो बड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दी है और एक्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए 0 से लेके n/2 के बीच में। तो पहले तो यहाँ पर इसकी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाना जरूरी है, ठीक है। चलो, इफ 2 sin cube x, अच्छा, इफ 2 sin cube x प्लस sin 2x cos x। देखो सबसे ऑड वन आउट अगर कोई पर्सन दिखाई दे रहा है तो मुझे तो sin 2x नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे x है, ये अकेला 2x है, तो इसको हम बड़ी ही इजीली अगर x में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमने पहले कर लेना चाहिए, ठीक है ना। एक जैसी चीजें दिखाई देंगे तो कंफर्टेबल हम खुद ही फील करेंगे। तो यहां पे ऐसा कुछ है, अगर मैं इसको हाफ एंगल में चेंज करता हूं तो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो 2 sin x एंड cos x, यहां पे एक और है तो cos square x हो जाएगा, और यहां पे क्या है 4 sin x एंड देन -4 इज इक्वल टू 0। अब हुआ क्या है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से आप 2 sin x कॉमन निकाल सकते हो। 2 sin x कॉमन निकालोगे तो यहां पे sin स्क्वायर बचेगा और यहां पे cos स्क्वायर बचेगा। लो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया। ये सुनो, तो ये हो गया 1, तो यहां से आ गया 2 sin x, वहां से आ गया कितना 4 sin x,
एंड -4 इज इक्वल टू 0, तो 4 को उस तरफ भेजो, अगले स्टेप में 6 से डिवाइड करो, तो साइन एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/3 के बराबर। ओके, साइन एक्स का वैल्यू आपको 2/3 के बराबर चाहिए। अब ये कोई अच्छी वैल्यू नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, साइन एक्स की वैल्यू 2/3 हमें चाहिए, है ना। और मतलब हो सकती है क्योंकि फ्रैक्शन है, अब वो कौन से एक्स पे होगी, वो एक्स अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो कोई अच्छा एंगल हमें पता नहीं है, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप 0 से लेके n π/2 तक जाओगे, तो ये n का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है ना। हम उस चीज पे बेसिकली फोकस करना चाहते हैं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी एक सवाल अभी इसी लेक्चर में हमने सॉल्व किया है। इस बार साइन का ग्राफ हमें बनाना होगा। साइन का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, साइन का ग्राफ ये रहा, साइन का ग्राफ ये रहा, ठीक है ना। 3 ही सॉल्यूशन चाहिए, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे जो है एक लाइन बनाते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, y = 2/3। तो ये y = 2/3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये साइन का ग्राफ व्हाइट कलर से ऑलरेडी बना हुआ है। ये ग्रीन कलर का ग्राफ है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है साइन एक्स, ये व्हाइट कलर का ग्राफ है, ठीक है ना। दोनों को बराबर होना है, मतलब क्या है, ग्राफिकली सेम पॉइंट आपका इंटरसेक्शन का दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 1, 2 और 3 ही सॉल्यूशन चाहिए, आपको एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो आप 0 से लेके n π/2 तक अगर जाना चाहते हो तो आप कहां तक जाओगे, 0 से लेके n π/2 तक जाना है, और n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। n आपका एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो ठीक है, यहां से यहां तक आते आते ऑलरेडी आपका 2π कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे π/2 और चले जाओ। यहां से यहां तक तो 2π है ही, थोड़ा π/2 डिस्टेंस और आगे चले जाओगे, सो 2π + π/2 बन जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। 5π/2 एकदम ठीक है क्योंकि 5 आपका नेचुरल नंबर भी है, तो n का वैल्यू 5 आ गया, मतलब यहां से यही करवा रहा था वो बेसिकली। सो n का वैल्यू अगर 5 आ गया तो करना क्या है उसका, वो यहां इस्तेमाल करवाना है और इसके रूट्स की बात करनी है। अब बताओ यार, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल करवा लिया इसने, क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू 5 अगर इस्तेमाल करता हूं यहां पे, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी यहां पर बन रही है, दैट वुड बी x² + 5x + 2 = 0। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, x = -b ± √b² - 4ac/2a, राइट। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग समथिंग, है ना। ये आ रहा है आपके पास में -5 ± √17/2। ऐसे इसके रूट्स आ ही गए हैं, इसके रूट्स ऐसे आ ही गए हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेसिकली यहां पर, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिलोंग टू विच इंटरवल। तो आप यहां पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही नेगेटिव आएंगे। माइनस साइन अगर यहां पे यूज करें तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव वैल्यू क्रिएट होगा, लेकिन अगर आप यहां पे प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं तो भी √17 इज समवेयर क्लोज टू 4, ये ऑलरेडी -5 है। तो उस केस में भी अगर आप प्लस √17 वाला भी रूट अगर यहां पे लिखते हैं तो भी वो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, वो वैल्यू आपकी नेगेटिव क्वांटिटी ही बनने वाली है। सो बोथ आर नेगेटिव। इस चीज को बेसिकली आप कैसे बोल सकते हो कि आपके रूट कहां लाए कर रहे हैं, -∞ से लेकर 0 में आपके रूट्स लाए कर रहे हैं, ऐसा हम गारंटी से बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इज, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के बताना है और कुछ करना ही नहीं है। सो यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि यार आपके पास में कॉस है, कॉस है, कॉस है, कॉस है, तो ये साइन को चेंज करना रहेगा, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये हो जाएगा आपका 4 के साथ में कितना, 1 - cos², 1 - cos² - 4 के साथ में cos³ एंड देन यहाँ पे 9 - 4 के साथ में cos x = 0। ठीक है, तो 4 है, -4 cos² है, -4 cos³ है, +9 - 4 cos, ये सारे 4 के साथ में कितने बढ़िया लग रहे हैं, और सारे नेगेटिव साइन के साथ में भी है। ये -4 cos² है, ये -4 cos³ है, ये 4 cos³ है, सारे एक तरफ भेज देते हैं, कांस्टेंट बचेगा बस यहाँ पे एक है ना लेफ्ट हैंड साइड में। सो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 13 के बराबर आ रही है, एंड राइट हैंड साइड में आपका बेसिकली 4 cos³ आ जाएगा, 4 cos x आ जाएगा, cos² आ जाएगा, एंड 4 cos x भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी है। अब वैसे ऑन द फेस देख के ऐसा लगता है कि यार एक क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना, आगे जाके कुछ दिक्कत भी हो सकती है, बट ये सवाल एक्चुअली आगे सॉल्व करने वाला है ही नहीं। ये जो 444 है ना, ये दिया गया इसलिए है कि आपको यहां पर चमके कि अगर आप कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो वो 1 ही हो पाएगी। तो यहां पर भी वो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम जो है तीनों में चला जाएगा। मैक्सिमम ये भी अपना मैक्सिमम 0 पे बना सकता है, ये भी मैक्सिमम 0 पे बना सकता है, ये भी मैक्सिमम 0 बना सकता है, सबके सब एक साथ 1 बन सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, मतलब आप यहां पर देखो कि क्रिकेट मैच चल रहा है,
और जो ओपनर है वो भी अपने बेस्ट फॉर्म में खेल रहा है, जो आपने यहाँ पे वन डाउन आ रहा है वो भी बेस्ट फॉर्म में खेल रहा है, जो फिनिशर है वो भी बेस्ट फॉर्म में खेल रहा है, बाद में जो बॉलिंग आई बॉलिंग में भी यहाँ पर एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल कर आया, तो वो मैच तो अपन जीत ही जाएंगे ना, वो बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है टीम का, राइट। वैसे ये जो इनकी टीम है इनका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस एक्चुअली 12 के ही बराबर है। मैच टू मैच अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो भाई अपना बेस्ट दे देकर ये 12 तक ही पहुंच सकते हैं, 4-4-4 तीनों मिलके 12 बन सकते हैं। लेकिन इसको किसके इक्वेट होना है भाई साहब, सामने वाली टीम कुछ ज्यादा खतरनाक है, आप अपना बेस्ट भी दे रहे हो तो भी आप यहाँ पे 13 के बराबर नहीं हो पा रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोई भी एक्स ऐसा नहीं ढूंढ सकते हो जो इतना काबिल हो कि आरएचएस वाला एक्सप्रेशन को ये 13 के बराबर बना दे, कोई ऐसा एक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आपकी टीम में कोई इतना तेज खिलाड़ी है ही नहीं, भले ही सब अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन कोई भी यहां पर जो है इतना बेहतर नहीं है कि वो 13 के बराबर आपको पहुंचा दे, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला सवाल काफी बढ़िया सवाल, ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आई गेस दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। देखो एक बार पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्या है जिस तरह से प्रेजेंटेड है वो भी काफी अच्छा है कि एस नाम का एक सेट क्रिएट किया है जिसके अंदर साइन स्क्वायर 2 थीटा नाम का एक टर्म होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा के वैल्यूज होंगे ऐसा आप कह सकते हो। एस नाम का एक आपका क्या है सेट है जिसके अंदर साइन स्क्वायर 2 थीटा के वैल्यूज होंगे। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा के लिए थीटा कहां से पिक करेंगे, सच दैट आगे कंडीशन दी है, सच दैट ये इक्वेशन जो आपकी है इसके रियल रूट होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि रियल रूट होना चाहिए वैसे आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार ये कहने के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात चल रही है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात चल रही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट लिखते समय आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी रेडी होने वाली है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करने के बारे में सोच सकते हो कि यार ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, ठीक है ना, उसको मैं क्या साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या। अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा में क्योंकि बातें करनी है ना, तो थोड़ा बातें करते समय हमें इजी फील होगा। कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपका साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पर आपको ये तो दोनों मिलते हैं लेकिन साथ में एक्स्ट्रा टर्म जो मिलता है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो कितना होता है वो -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो उसको आप यहाँ पे इस तरह से सब्ट्रैक्ट करा के लिख लो, ये आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर एक्स के कोएफिशिएंट में तो ठीक ही लग रहा है मुझे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के कोएफिशिएंट में हम इसको साइन 2 थीटा ही रखते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी उसी लॉजिक से मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ठीक है ना। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये इस तरफ अगर लिखेंगे तो ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब कितना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अभी हमने यहां से उठा के उसको उस तरफ भेज दिया है बिकॉज वी वांट एन एक्सप्रेशन फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। सो ये क्या है, ये साइन स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अभी निकलने वाला है, बिकॉज हमें साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का सिंप्लीफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब से अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, तो आपके a प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसका क्यूब कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर आपके इसमें 1 आ गया एकदम, एंड माइनस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और a प्लस बी फिर से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये फिर से आपका ब्रैकेट a प्लस बी वाला 1 बनेगा, सो ये हो जाएगा -3ab। सो -3ab मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप मान सकते हो कि आपकी एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एक स्टेप और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर ही मैं करना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा और सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा है बिफोर वी एक्चुअली राइट द डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन। सो आप यहां पर इसको फिर से 1 बना सकते हैं। 1 बनाने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं करता हूं तो नीचे वाला 2 तो है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ऊपर जो 4 बन गया है वो भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इस डायरेक्शन में बेसिकली मैं बढ़ रहा हूं कि मुझे सेट के अंदर जो वैल्यूज दिखनी चाहिए वो ही यहां पर जो है मुझे यहां पे इक्वेशन में दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। सो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आया है जो इसी चीज का सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसके साथ में x स्क्वायर है, देन यहाँ पे साइन 2 थीटा है x के साथ में, एंड यहाँ पे 1 माइनस, अगर आप देखोगे ध्यान से तो फिर से क्या कर सकता हूं मैं 3/4 के साथ में इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं,
क्लियर है? 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा फिर से मिलता है, 3/4 अलग से आपको दिखाई देगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है इसके कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। इसके अगर रियल रूट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आके आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए मतलब यहां से एंड सी ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि देखो एक तो ये 4 जो है ये इस सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा ये नीचे वाला 4 वाला जो फ्रैक्शन है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस ब्रैकेट में अभी भी एक 2 नाम का फ्रैक्शन है, तो ऐसा करते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाए। ये वाला 4 तो ऑलरेडी गायब हो चुका है, समझो ये वाला 4 इसके अंदर जाके ऑलरेडी गायब हो चुका है, ये 4 - 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा बनाने वाला है, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इस ब्रैकेट को मिलने वाला है। ये ब्रैकेट क्या क्रिएट हो रहा है, ये 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये 4 इसके अंदर जा चुका है तो ये 4 - 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में अच्छी बात क्या है कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी इज इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को ही आप यहां पर क्या कर दो, टी के बराबर डाल दो और बोलो कि हमें टी का ही एनालिसिस करना है, टी के वैल्यूज पे ही बात करनी है, समझे। ये है इस क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करने का बेनिफिट। तो लेट करते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा जो आपको सेट के अंदर वैल्यूज डालनी है एक एक करके, क्योंकि सेट के अंदर जो आपकी वैल्यूज डालनी है उसी का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो अल्फा है और उसी का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो बीटा है। तो अगर मैं यहां पे साइन स्क्वायर 2 थीटा को ही लेटर से टी बोलता हूं, सो टी का सबसे छोटा वैल्यू और टी का सबसे बड़ा वैल्यू निकालना मेरा टारगेट हो जाएगा, समझे। ये है बेनिफिट यहां पे। तो ये हो जाएगा टी, ये टी ही है, टी स्क्वायर नहीं है, ये टी ही है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन कैसा, 2t एंड माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर, नहीं टी स्क्वायर भी नहीं, टी ही है, सॉरी क्योंकि स्क्वायर को ही हमने टी बोला है, और यहां पे क्या है 4 - 3t। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो ये 2t हो जाएगा, ओपन करेंगे तो ये 8 - 6t एंड देन यहाँ पे है -4t एंड प्लस 3t स्क्वायर। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ओपन अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2t - 8 प्लस 10t, है ना, दोनों को मिला के 10t कर लिया एंड -3t स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो जाए। सो माइनस मल्टीप्लाई करा लिया है, 3t स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है, 12 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है एंड देन ये आपका +8 हो गया है, लेस देन और इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो यहां से अगर मैं अपने फैक्टराइजेशन को अगर यहाँ पे देखता हूं ध्यान से तो शायद बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन नहीं देख पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको 24 मिल रहा है और 12 के साथ में यहाँ पे कोई अच्छा टर्म नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर इसके रूट्स को कैलकुलेट करने के ऊपर फोकस करते हैं, समझ रहे हो। ये क्या है, कोई एक क्वाड्रेटिक है, कोई एक क्वाड्रेटिक है जो अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू आपका क्या बनना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सिंपल सी बात है कि आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेसिकली सॉल्व करनी है और यहां से टी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन निकालना है, राइट। तो आपको यहां पे चाहिए क्या कि आपकी क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब हो रही है वो चीज नोटिस करो। सो आपकी क्वाड्रेटिक कहां नेगेटिव हो रही है, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव हो रही है। आपका कोई भी क्वाड्रेटिक जो अपवर्ड फेसिंग है वो नेगेटिव कब होता है, जब क्वाड्रेटिक को हम एनालाइज करते हैं बिटवीन द रूट्स। सो बिटवीन द रूट्स ये आपका क्या बनेगा, बिटवीन द रूट्स से आपका नेगेटिव बनेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरा जो टी का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, टी का वैल्यू मेरा बिलोंग करना चाहिए अल्फा से लेके बीटा के बीच में। अगर आपका टी का वैल्यू अल्फा से लेके बीटा के बीच में बिलोंग करता है तो ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है। बट जिस तरह से आपने ये आंसर किया है कि टी बिलोंग करेगा अल्फा से लेके बीटा के बीच में, तो ये टी का ही मिनिमम और टी का ही मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। ये टी का ही मिनिमम और टी का मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर भी इन्होंने शायद इसी रीजन से अल्फा बीटा इसको बोला है, क्योंकि इनको पता था आगे चल के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स ही यहां पर जो है काम में आने वाले हैं, राइट। सो आप यहां पे एक्चुअली इस इक्वेशन के रूट्स पे ही पूरी तरह से फोकस अभी करना चाहोगे, ठीक है ना। देयरफॉर एक इक्वेशन पकड़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वंस अगेन।
वो कोऑर्डिनेट की इक्वेशन कौन सी है? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकालने के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें t का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4 एंड देन a एंड देन c, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ऐसा हमारा यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हम फिर से 16 तो देखो कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, तो √3 जैसी कुछ चीजें आ रही हैं, ऑलराइट, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ से 16 इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल दो तो 4 बाहर आएगा। अगर मैंने 16 निकाले तो ये 9 बचेगा, और यहां से अगर मैंने 16 निकाल लिया है तो आपके इसमें 6 बचेगा। तो सिंपली आपका 4√3 बन रहा है, विच इज वेरी फाइन फॉर अस, राइट। 2 का कैंसिलेशन भी हम यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इसको पूरी तरह से स्प्लिट ही कर लेता हूं, मतलब ये जो 6 है इसको यहां अगर भेजूंगा तो ये 2 बनेगा, एंड इसके नीचे अगर मैं भेजूंगा तो देखो एक बार क्या हो रहा है, ये आपके पास में 4 और ये तो कैंसिल करके 2 बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ पे √3 और यहाँ पर क्या है आपका नीचे 3 है, सो कैंसिलेशन से यहाँ पे √3 बचेगा। तो यही आपके क्या है, टी के सबसे बड़े और सबसे छोटे वैल्यूज हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑलरेडी देखो देखते से ही पता चल रहा था कि कुछ अच्छा सवाल है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अच्छी बात इसके अंदर और एक है। आपका यहाँ पर जो है सवाल अभी भी और अच्छा है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे वही एक्चुअली आपके अल्फा बीटा हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका जो एक वैल्यू है पॉजिटिव वाला वो एक्चुअली 1 से बढ़ा जा रहा है। ये जो 1 से बड़ा वाला आपका वैल्यू है 2 + 2/√3, ये t का तो वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब आप यहां पे देखते हो कि t खुद अपने आप में sin स्क्वायर 2 थीटा है, तो क्या साइन का कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पे बीटा के साथ में अभी थोड़ा सा गेम और बचा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी एफर्ट आपको मारना है, ये रियलाइज करना है कि t के लिए आप बोल रहे हो कि जो अल्फा आया है दैट इज 2 - 2/√3, जो आपका बीटा आया है दैट इज 2 + 2/√3, बट दीज आर नॉट द एक्चुअल अल्फा बीटास जो हम यूज करना चाहेंगे हमारे आंसर को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज साइन स्क्वायर 2 थीटा की अगर बात हम कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि 2 - 2/√3 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, ये डेसिमल में कोई क्वांटिटी है आपकी, राइट। लेकिन वो 1 से छोटी भी तो होनी चाहिए, राइट, 1 से छोटी होना भी तो जरूरी है। तो यही इंटरवल एक्चुअली अलाउड था टी के लिए। अब टी के लिए जो वैल्यू आपकी अलाउड थी और जो आपने यहां पे वैल्यू निकाली है उनका इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा आपको, समझे क्या? आपने बोला है अल्फा से लेके बीटा के बीच में हमें रहना पड़ेगा इस इनइक्वालिटी के आंसर के लिए, मतलब इस ग्रीन पॉइंट से लेके इस ग्रीन पॉइंट तक आप जा सकते हो। लेकिन ऑलरेडी टी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो खुद यहां पर जो है 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू हो सकता है, बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम sin स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू, तो वो 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जो इंटरसेक्शन रीजन आया वो मात्र कितना है, यहां से लेके यहां तक का, मतलब जो छोटी वैल्यू आपकी निकली है वो कौन सी है, 2 - 2/√3, और बड़ी वैल्यू जो आपकी निकली है एक्चुअली 1 निकली है, राइट। सो ये आपके एक्चुअली फाइनली अल्फा और बीटा के वैल्यूज होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में अल्फा बीटा बोले हैं उनके वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो अल्फा का वैल्यू निकल कर आ रहा है दैट इज बेसिकली व्हाट, छोटा वाला वैल्यू है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो छोटा वाला वैल्यू क्या है 2 - 2/√3, एंड बड़ा वाला बीटा एक्चुअली 1 ही है बेटा आपका। बहुत ही शानदार चीज है इस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, अल्फा -2 का होल स्क्वायर। सो अल्फा -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा -2 का होल स्क्वायर, इसको 2 को इस तरफ इसके स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, एंड बीटा -1 का होल स्क्वायर, बीटा -1 का होल स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा -2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने पे 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है, ठीक है। काफी बढ़िया, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स भी काफी हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे इसको एकदम से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में शायद नहीं उठाना चाहोगे, ठीक है। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला सवाल आ गया फिर से। देखो इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है, इसी लेक्चर में सॉल्व किया है। आपको यहां पर दिया है कोई तो एक इक्वेशन और आपको कॉस ऑफ थीटा निकाल के बताना है। तो आप यहां पे ट्राई करोगे कि आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो कॉस में ही जनरेट हो जाए ताकि कॉस थीटा निकल आए। इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसके अंदर tan की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने सोचा था कि यार आपकी इक्वेशन tan में कन्वर्ट हो जाए,
राइट। सो अगेन व्हाट आई कैन सी इज कि अगर मैं ये साइन वाला टर्म उस तरफ और ये 1 वाला टर्म उस तरफ भेजता हूं तो मेरे पास में क्या जनरेट होने वाला है, 4 cos थीटा -1 है ना, और इस तरफ आ जाएगा 3 sin थीटा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करवा लूं तो मैं काफी इजीली क्वेश्चन में पूरी तरह से cos जनरेट होते हुए देख सकता हूं, ठीक है ना। स्क्वायर करवा लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा। राइट हैंड साइड में आया है 9 sin स्क्वायर थीटा, जिसको मैं बेसिकली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके ओपन कर लूंगा अगले स्टेप में, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना मेरे पास में 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा तो आ चुका था। यहाँ पे 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा, तो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ cos, तो cos के लिए सॉल्व करना है, यही आपका सवाल भी है। ऑब्वियसली आपको कुछ एलिमिनेशन वगैरह फिर से यहाँ पर करने पड़ेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग की यहाँ पर बात चल रही है, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। स्क्वायरिंग करी है तो ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा आपके इसमें कितना 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा एंड देन प्लस 1, नहीं सॉरी ये तरफ आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल अभी एक्सप्रेशन रेडी हुआ है। सो मैं यहाँ पर फिर से cos थीटा की वैल्यू कोई अच्छी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं ना यार, ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि कुछ खराब आएगा तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन वगैरह थोड़ी हो पाएगा। आप यहाँ पर सीधे से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। cos थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, राइट। ऐसा आपका यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है, राइट। एक चीज और थोड़ी सी ऑप्शन देख के हिंट लग रहा है कि √6 जैसा कुछ तो यहाँ पर बचने वाला है। देखते हैं यहाँ पर √6 कैसे बचेगा आपका। एक चीज तो मैं फिर से यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, जो आपने भी नोटिस करना चाहिए, बड़े बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई करने से पहले आप अगर कुछ कॉमन निकाल के, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 16 यहाँ पर भी है और 16 यहाँ पर भी छुपा हुआ है, 16 कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा, तो वी विल बी हैप्पी विद दैट वैल्यू। सो cos थीटा जो है इसके अंदर क्या है आपका 8 है प्लस माइनस 4 बाहर आएगा, 16 क्योंकि निकाला है, 16 निकाला तो यहाँ पर 4 बचेगा, और 16 अगर निकाला है तो यहाँ से आपका 50 बचेगा, ठीक है ना। और नीचे आपके इसमें कितना आ रहा है 2 के साथ में 25 आ रहा है, ओके। अच्छा फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आपके पास 2 से कैंसिलेशन तो चलो हो ही जाएगा, बट आपके इसमें यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 है कैंसिलेशन, क्योंकि 2 से मैंने कर दिया है। एंड √54 का भी आप क्या कर सकते हो, √54 में फिर से आप यहाँ पे देखो कि 9 से आप 3 बाहर निकाल सकते हो, है ना, 6 और 9 का प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। तो 9 बाहर आएगा तो 3 बन के इसको 6 बनाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। cos थीटा का वैल्यू जो है ये प्लस माइनस 6√3 बन जाएगा, नहीं 6 रूट कितना बनेगा, सॉरी 6√6 बनेगा, हाँ करेक्ट 6√6, और नीचे आपका यहाँ पे 25 आ रहा है क्योंकि आपने 9 बाहर निकाला तो 3 बाहर आया, 3 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके 6 बन गया, और अंदर भी अभी 6 ही बचा हुआ है। सो आपके इसमें ये जो एक्सप्रेशन आया है, अब यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट करना आपको इजी होना चाहिए, बिकॉज cos थीटा का जो यहाँ पर वैल्यू आपके निकले हैं, 2 आंसर निकले हैं, एक प्लस साइन के साथ में, एक माइनस साइन के साथ में। सो आप प्लस को एक्सेप्ट करोगे कि माइनस को एक्सेप्ट करोगे, इतना ही बस आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट थॉट रहता है। प्लस को एक्सेप्ट करोगे कि माइनस को एक्सेप्ट करोगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दे रखा है कि आपका थीटा जो है वो 0 से लेकर π/4 के बीच में है, मतलब आपका cos का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए ना यार। यहाँ पे अगर आप माइनस साइन लोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आपकी जनरेट कर रहा है, इवन इफ इट इज अ फ्रैक्शन एंड इट माइट बी अलाउड, वी डोंट केयर, क्योंकि आपका नेगेटिव वैल्यू तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाएगी थीटा को कंसिडर करते समय, राइट। सो पॉजिटिव वाले को लेते हो, सिंस थीटा हैज टू बिलोंग फ्रॉम 0 से लेके π/4, सो cos थीटा जो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे वो प्लस साइन वाला एक्सेप्ट करोगे तो 4 + 6√6 अपॉन 25 इज गोइंग टू गिव अस आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब ये आंसर है क्या कहीं, ये आंसर लिखा हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं है नहीं, क्योंकि हमने सही किया है लेकिन उन्होंने शायद सही नहीं किया है, बिकॉज इन्होंने रैशनलाइजेशन शायद किया ही नहीं है, इसलिए नीचे रूट वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। नीचे रूट क्यों होना चाहिए था, हमारे इसमें नीचे रूट नहीं है, तो एक्चुअली ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन। तो हमें अब रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर, जो ऑप्शन तक जाने के लिए उल्टा दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से ऊपर पहले 2 कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है ना, 2 कॉमन निकालोगे तो आपके इसमें क्या बचेगा 3√6 बचेगा, ठीक है ना, 3√6 बचेगा, 2 कॉमन निकाला है, और यहाँ पर क्या है +2 है, और नीचे आपके इसमें क्या है 25 है। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो काउंटर पार्ट है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। इसका काउंटर पार्ट क्या है, माइनस साइन वाला 3√6 एंड -2, और नीचे भी आ जाएगा 3√6 एंड -2, राइट। सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ रहा है आपके यहाँ पे 54 माइनस 4, 54 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना आ रहा है आपके यहाँ पे 25 के साथ में 3√6 माइनस 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 25 के साथ में कैंसिल करके आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ऊपर आपको यहाँ पे 4 मिलने वाला है 3√6 माइनस 2 के साथ, ठीक है ना। 4/3√6 माइनस 2 मतलब सी ऑप्शन फिर हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि सही इस क्वेश्चन का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आंसर आपका करेक्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? अगेन सम मिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक, कुछ तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन बेसिकली प्रोसीड विद दिस। कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? एक तो यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है एंड वेरी इजीली आई कैन क्रिएट इट ओवर हियर आल्सो। अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकालता हूं तो थोड़ा हम मैनेज करके चीजें x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर ही बना सकते हैं। तो आई गेस दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। सो क्या बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, माइनस साइन अगर आप कॉमन निकालते हो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बनेगा, ठीक है ना। एंड साइन x है आपके पास, एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, so if this is what we have, ठीक है। so आपका यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? +1 माइनस 1 करना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, उसके साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन -3 हो जाएगा। +1 तो यूज कर लिए, -1 यहाँ पर आपका बचा हुआ है, उसके साथ में है साइन x एंड देन -3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पे साइन स्क्वायर x है माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x है। अगर मैं साइन x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक एक करके, उसके साथ में -3 साइन x है एंड देन -3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी। तो क्या कॉमन निकल रहा है हमारे यहाँ पे? एक बार ध्यान से देखें। अगर मैं देखता हूं तो देखो ये साइन वाले टर्म्स ऑब्वियसली साथ में लेने का मन करता है, तो इन दोनों में से साइन कॉमन निकाल के देखते हैं। अगर मैं इन दोनों में से साइन कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पे साइन x है एंड देन साइन x -3 है, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इन दोनों में से हम यहाँ पे माइनस के साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें साइन x बचेगा एंड यहाँ पे आपका माइनस साइन के साथ में निकला है तो +3 बचेगा। ओके, माइनस साइन के साथ में निकला है तो +3 बचेगा। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ लोचा हुआ है। हाँ, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक्चुअली क्या क्रिएट करेगा? प्लस के साथ में यहाँ पे 3 साइन x क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भी साइन कॉमन निकाल के +3 आएगा। यहाँ पर भी क्या है? माइनस और माइनस कॉमन लेके आपका कितना आ रहा है? सही है ना, यहाँ पर आपका +3 ही आना चाहिए, राइट। हाँ, अब चीजें यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही हैं। ऐसे करते हैं, साइन x +3 कॉमन निकालते हैं। साइन x +3 अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर आपके उसमें यहाँ पे साइन x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, राइट। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जो दिमाग पे जोर देने वाला कोई थॉट वैसे नहीं था, क्योंकि हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं क्रिएट करने से बेनिफिट मिलने वाला है। ये चीज फील हो रही थी स्टार्टिंग से, बिकॉज ये देख के लगता है कि यार ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, और ये तो बना ही हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़े एक जैसे से हैं कुछ। और अगर आपको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन वगैरह है ना हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता है, तो लाइक टर्म्स क्रिएट करने में तो हम इंटरेस्टेड रहते ही हैं, राइट। सो नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इफ यू वांट दिस इनटू दैट इज इक्वल टू 0, तो ये तो देखो आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो क्या है? आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। तो ये चीज जो है इसी को आगे आपको यूज करना पड़ेगा और यहीं से आपके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर व्हाट वी वांट कि आपका sin x जो है ये x माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाए। sin x जो है ये x माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाए। नाउ इफ दिस इज व्हाट यू वांट, तो फिर से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यूज आप नहीं बता सकते हो, और इसलिए इन्होंने यहां पर क्या बोला है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि हम ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डेफिनेटली निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को स्टडी करके। तो वो काम हम यहां पे करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इंटरवल का भी ध्यान रखेंगे, x माइनस पाई से लेके पाई के बीच में हमें यहाँ पे प्लॉट करना है ना। इसके बाहर हम साइनस को प्लॉट ही नहीं करेंगे। माइनस पाई से लेके पाई के बीच में हम ऐसा करते हैं, साइनस को प्लॉट करते हैं। तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में साइनस कुछ ऐसा बनने वाला है आपका, ठीक है। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है एग्जैक्टली पाई और माइनस पाई तो नहीं दिखाई देगा इतना क्लियरली उसके अंदर, बट हम यहाँ पे चलो एक रफ फिगर बनाने की ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो π/2 है वहां पे हाईएस्ट पॉइंट आया था, बट π/2 इज 1.5 समथिंग, है ना। तो आपका जो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनने वाला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का यहाँ पर जो आपका वर्टेक्स है वो 1 पे आएगा, है ना। यहाँ पे कहीं आपका वर्टेक्स आएगा एंड देन यू विल ड्रॉ सम पैराबोला लाइक दिस। नाउ आई एम नॉट श्योर
हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी। अगर मैं यहाँ पे π/2 इनपुट में डालता हूं तो कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी बनेगी वैसे तो आपके यहाँ पर जो पैराबोला बनना चाहिए, इट हैज टू गो लाइक दिस, द पैराबोला हैज टू गो लाइक दिस, ओके। एंड इफ पैराबोला गो समथिंग लाइक दिस, तो आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। और 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं, मतलब 2 सॉल्यूशंस आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन। यही आपका n = 2 करेक्ट आंसर इस केस में बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा है तो हम यहाँ पे इस तरह के ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालकर हमारा आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे सम ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है या फिर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ही रिपोर्ट करने हैं, तो उस केस में पूरी इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी होता है, राइट। ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। अब यहां पर देखो सम पूछा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहां पर आपको एक्चुअल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपको एक्चुअल वैल्यूज के सम की बात करनी है। लेकिन यहां पे इसको सॉल्व करना फिर से बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि cos थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसका कंप्रेशन क्या है, जिसका कंप्रेशन होता है 1/4 ऑफ cos 3 थीटा। अब ये होता है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको यहां पर बार बार रिवाइज करवाया जाता है। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ये होता है, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। यहां पर आप cos ऑफ a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मुला अप्लाई करना है, यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मुला अप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्स्ट्रा cos मल्टीप्लाई करना, तो आपको cos 3 थीटा दिख जाएगा, ठीक है ना, 1/4 भी आते हुए दिख जाएगा, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे पहले तो ये कैंसिल करवा के 2 बनवाना चाहते हैं। सो cos 3 थीटा का जो मॉड है दैट हैज टू बी बिटवीन -1, सॉरी दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्या है कि cos 3 थीटा हैज टू बी बिटवीन -½ एंड हाफ। cos 3 थीटा का वैल्यू अगर -½ और हाफ के बीच में होगा तो फिर उसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू हाफ होगा, ठीक है ना। ये बात हमने अभी यहाँ पे डिकोड करी है। और आगे क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ ऑल थीटा फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई वेयर 3 थीटा cos 3 थीटा अटेन्स इस मैक्सिमम वैल्यू। cos 3 थीटा जब मैक्सिमम बनता है उस केस में जो आपके थीटा अवेलेबल होते हैं उन सभी वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है ना। तो मतलब cos 3 थीटा आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है इस कंडीशन के अंडर, तो cos 3 थीटा आपका 1/2 के बराबर हो सकता है। तो एक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आने वाला है, राइट। सो cos 3 थीटा कितना आ जाएगा, cos 3 थीटा आ जाएगा आपका यहाँ पे cos ऑफ π/3 के बराबर। तो 3 थीटा कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 के बराबर। आप यहां से 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n π/3 एंड प्लस माइनस π/9। तो बस n के अलग अलग वैल्यूज इनपुट में डालकर, n के अलग अलग वैल्यूज इनपुट में डाल के आपके इसमें अलग अलग आंसर्स आने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है कि थीटा के आंसर्स आपको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम n सिलेक्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो थीटा, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, हम क्या क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या, एक बार देखो। n का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो प्लस माइनस π/9 आएगा, उसमें से केवल प्लस को ही ले पाऊंगा मैं, ठीक है ना। सो थीटा की वैल्यू में केवल प्लस π/9 ले सकता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं सो थीटा के बाद थीटा के साथ में कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डाल के 2 π/3 के साथ में प्लस π/9 माइनस π/9 दोनों ले सकता हूं, ठीक है ना। 2 π/3 के साथ में प्लस π/9 एंड देन 2 π/3 के साथ में माइनस π/9 दोनों ही एक्सेप्टेबल है, राइट। n = 2 अगर मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, n = 2 अगर मैंने यहां पर डाला तो 4 π/3 के साथ में फिर से क्या है, 4 π/3 इज ऑल्सो पाई के आसपास का थोड़ा वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई आपका यहां पर वैल्यू है। प्लस π/9 करोगे माइनस π/9 करोगे, यू विल बी इन द इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई। सो दोनों अलाउड है यहाँ पे, 4 π/3 के साथ में प्लस π/9 भी अलाउड है एंड 4 π/3 के साथ में माइनस π/9 भी अलाउड है, राइट। फिर आप यहाँ पे लेते हो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 लेने पे थीटा जो आपका बनेगा उसके अंदर 3 डाल के देखो, आप ऑलरेडी 2 पाई जनरेट कर चुके हो। So 2 pi plus π/9 will be out of range, लेकिन 2 pi minus π/9 can still be accepted, ठीक है ना। So 2 pi minus π/9 आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। So these are the values जो एक्चुअली आपने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले हैं, ठीक है ना। अब इन सबको अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो फायदा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे फायदा ये मिल रहा है कि भाई π/9 माइनस π/9, π/9 माइनस π/9, π/9 माइनस π/9 ऐड करते समय π/9 वाला जो कॉम्पोनेंट है वो तो पूरी तरह से आपका उड़ ही जाने वाला है। यहाँ पर आपके इसमें कितना है 2 पाई, 2 π/3 4 π/3 ऐड करके 2 पाई,
एंड 2π/3 4π/3 वापस ऐड करके 2π, तो 2π 6π टोटल आपका यहाँ पे सम का आंसर बनना चाहिए, है ना। इन सबको ऐड करना है और फिर ऐड करके सम की वैल्यू बतानी है, तो सम आपका 6π आएगा बड़े ही इजीली कैलकुलेट करके, और इसलिए सी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड सवाल है, जिसके आने के चांसेस वैसे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इतने सारे क्वेश्चंस में एक सवाल आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चांसेस और कम होते जाएंगे। वैसे तो इस टॉपिक के जेईई मेन के अंदर, क्योंकि वैसे तो ये आना चाहिए ही नहीं था, जेईई मेन के अंदर पहले से ही ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले से ही नहीं, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट जेईई एडवांस से भी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका हट चुका है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिला है कुछ बच्चों को, लेकिन यहाँ पे पता होते हैं फॉर्मूलेस जो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट लेके चले जाते हैं। आप जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, बहुत ही बेसिक आपके यहाँ पर आइडियाज है ट्रायंगल को लेकर, तो वो आपको भी अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल में हम किस तरह से यहाँ पर पहले तो नोटेशन रखते हैं और इस क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एबीसी अगर आपके पास में है तो कोसाइन रूल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, साइड लेंथ भी चाहिए होते हैं। अब साइड जो हम यहाँ पे बेसिकली साइड लेंथ मेंशन करते हैं वो कैसे मेंशन करते हैं, वो हम ए के सामने वाले को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सी के सामने वाले को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी भी एक एंगल को पकड़ के उसका कोसाइन लिखना चाहते हो तो उसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको क्या है। अगर आप किसी भी एंगल को पकड़ के उसका कोसाइन लिखना चाहते हो तो वो होता है, साइड की मदद से आता है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। वो क्या है, आसपास वाली साइड। देखो कोई सा भी आपने एंगल पकड़ा है तो आसपास में दो साइड्स तो बनी होंगी तभी तो एंगल बना है। तो आसपास वाली साइड का स्क्वायर, आसपास वाली साइड का स्क्वायर का एडिशन करना है, माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर करना है, माइनस सामने वाली साइड, और नीचे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आसपास वाली साइड। आसपास वाली साइड कौन सी है आपकी, यहाँ पे बी और सी है, ठीक है ना। तो ये याद रखने के लिए काफी आसान है। अगर आप किसी भी एंगल को पकड़ते हैं तो आसपास वाली साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ आसपास वाली साइड, ठीक है ना। ये आपका कोसाइन फॉर्मूला है। अब ये कोसाइन फॉर्मूले पे बेस्ड आपके यहाँ पर सवाल है, एंड पता कैसे चलता है कि ये कोसाइन फॉर्मूले पे बेस्ड आपका सवाल है, क्योंकि आपको कोसाइन की ही वैल्यू दी है और आगे चल के फिर से कोसाइन का ही कोई वैल्यू फर्दर आपको निकाल के आंसर फाइनली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर डेटा देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो आपके यहाँ पर ट्रायंगल है एबीसी, तो इसके सामने जो है वो स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए मतलब बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है 7 के बराबर है। जो AC है जिसका वैल्यू 8 है वो स्मॉल b बेसिकली हमारा नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन आता है जिसका वैल्यू 8 है, एंड AB जो है वो स्मॉल c है, तो स्मॉल c का वैल्यू यहाँ पर इन्होंने अल्फा बोला है, और अल्फा कोई एक नेचुरल नंबर है ये भी इन्होंने एडिशनली हमें बता रखा है, ठीक है। और cos a का वैल्यू दे दिया इन्होंने, तो cos a का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वही अप्लाई कर लेते हैं। सो cos a जिसका वैल्यू इन्होंने 2/3 दिया है, ये एक्चुअली कैसे आना चाहिए, आसपास वाली जो साइड्स है उनका स्क्वायर का एडिशन माइनस सामने वाली स्क्वायर साइड का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आसपास वाली साइड, ठीक है ना। तो ये आपके पास में अभी एक्सप्रेशन रेडी हुआ है, एंड इनको एक बार कैलकुलेट कर लो आप कितना आ जाएगा ये, है ना। ये आपके पास में 2/3 है, साथ में यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, एंड ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15 के बराबर, और नीचे 16 अल्फा आ रहा है, राइट। So that is going to give us 32 alpha is equal to 3 alpha square and plus 45. So एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, उसको सॉल्व करके पहले अल्फा निकालना है। 3 alpha square minus 32 alpha and plus 45 is equal to 0. क्या हम इसको बेसिकली कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर पा रहे हैं क्या, इसको हम स्प्लिट कर पाते हैं क्या, 27 एंड 5 की मदद से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 alpha square देन आपका माइनस ऑफ 27 अल्फा एंड माइनस ऑफ 5 अल्फा एंड देन प्लस 45 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग कर लिया तो यहाँ से आपका 3 अल्फा कॉमन निकलेगा, तो ये अल्फा माइनस 9 बचेगा, माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो अल्फा माइनस 9 बचेगा फिर से, तो अल्फा माइनस 9 एंड देन अनदर पॉसिबिलिटी इज 3 अल्फा माइनस 5। तो यहाँ से आपके इसमें अल्फा की वैल्यू 9 आती है, यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू 5/3 आती है, ठीक है। डन यहाँ तक। तो अल्फा क्योंकि आपका नेचुरल नंबर है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा देके रखा है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अल्फा आ गया है। अब आगे क्या बोल रहा है ये कि आपको, क्योंकि अब ट्रायंगल पूरी तरह से पता चल चुका है, ट्रायंगल में आपके यहाँ पे एक साइड मिसिंग थी वो आपको पता चल गई है, तो अगर आप यहाँ पे cos c का वैल्यू निकालोगे तो cos 3c आ जाएगा, और फिर ये एक्सप्रेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो अगेन लेट अस क्रिएट द ट्रायंगल दैट वी नीड। सो ट्रायंगल जो है आपका एबीसी वाला,
आपका जो एबीसी ट्राइंगल है उसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सो ए मतलब ये नीचे वाली साइड आपकी 7 है, बी मतलब यहाँ पे आपके पास में 8 है, एंड सी मतलब यहाँ पे 9 है। ठीक है ना, यही हमने कैलकुलेट किया था। हम निकालना चाहते हैं कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि अगर कॉस ऑफ सी आ गया तो कॉस ऑफ 3c हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है ना। सो कॉस ऑफ सी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ सी के लिए देखो, आसपास वाली साइड का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आसपास वाली साइड्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 49 के साथ में आप यहां पर देखोगे अगर, सो माइनस के साथ में आपका कितना आ रहा है, माइनस के साथ में 17 आ रहा है। ठीक है ना, नीचे आपका इसमें क्या है, 2 है 7 है और 8 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। 32 के साथ में यहाँ पे कैंसिलेशन देखो आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा, है ना। ये बन रहा है आपका 2/7 के बराबर। तो कॉस ऑफ सी का वैल्यू आपका 2/7 है। तो कॉस ऑफ 3c का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। कॉस ऑफ 3c कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c, है ना। cos 3 थीटा कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ आ जाएगा कितना, 4 के साथ में cos क्यूब। cos क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 49 भी है एंड 7 भी है ऊपर से, एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना यहाँ पे cos का वैल्यू मतलब 2/7। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है देख रखा था कि 49 आगे चल के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो 49 आपका यहाँ पे कैंसिल इजीली हो जाएगा जब हम यहाँ पे दोनों साइड 49 मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो कॉस ऑफ 3c जो है उसके अंदर अगर मैं 49 मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है ना, तो 49 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3c, यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32/7 बनेगा। एंड यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यहाँ पे 1 7 कैंसिल होकर 7 बचेगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक 42 आपको फर्दर ऐड करवाना भी है, तो इसी 42 को आप इस तरह भेज सकते हैं और यही आपका फिर फाइनल आंसर बनेगा। सो 49 एंड cos ऑफ 3c प्लस 42, ये जो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिमांड थी, ये वैल्यू कितना बन गया है, 32/7 के बराबर बन गया है। उन्होंने भी यही कहा है कि इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 32/7 m/n जैसा कोई वैल्यू आपका बनेगा, एंड उस केस में फिर आपको m+n निकाल के बताना है। ठीक है ना, तो 39 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, ये m है ये n है, तो m+n कितना हो गया है, 39 हो गया। डन। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड ये आपका मेरे ख्याल से 15th क्वेश्चन था, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर का आखिरी सवाल है। 15 क्वेश्चन डाउन, 600 क्वेश्चंस टोटल हमें यहाँ पर करने हैं। अभी हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, बट देन एवरी लॉन्ग जर्नी ऑल्सो बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। सो वी हैव टेकन अवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 600 क्वेश्चंस ऑफ JEE Main 2024 फॉर मैथमेटिक्स। इस चैनल के ऊपर आप यहाँ पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। एंड इसके पहले हमने 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे बना के दिए बड़ी मेहनत करके, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि आप एक एक करके क्वेश्चन को मार्क भी कर पाओ अगर आपको दिक्कत आती है तो। और उसी के साथ में आपकी वीडियो सॉल्यूशंस का भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको यूट्यूब के ऊपर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आप काफी इजीली यहाँ पर अपने सॉल्यूशंस को उस पीडीएफ के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दैट। एंड टेलीग्राम चैनल अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना साइफा लैब्स का, सो दैट यू हैव एक्सेस टू ऑल द मटेरियल दैट आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है ना, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दैट डिस्कशन एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।